जब भी कोई सक्सेसफुल बिजनेस बोलता है तुम क्या इमेजिन करते हो? स्टार्टअप, एआई कंपनी, फैंसी ऑफिस, फंडिंग, लग्जरी लाइफस्टाइल। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में बहुत सारे लोग एक्चुअली मिलियनर बने हैं बोरिंग बिजनेस से। ऐसे बिजनेसेस जिसे देखकर लोग कूल या एक्साइटिंग नहीं बोलते, जिस इंडस्ट्री में लोग कम एंटर करते हैं क्योंकि वो एक्साइटिंग नहीं लगती, जहाँ ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस और सेम काम रिपीट होता है, जिस प्रोडक्ट या सर्विस की लोगों को रेगुलरली जरूरत पड़ती है। ऐसे बिजनेसेस में फाउंडर इंस्टाग्राम या लिंक्डइन में कूल नहीं लगता, ना ही कोई पॉडकास्ट देता है, ना उसके ऑफिस ग्लैमरस होता है, लेकिन ये वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है जो ना ही सिर्फ इंपॉर्टेंट होता है, टेबल मनी भी जनरेट करता है। अब तुम चाहो तो नेटफ्लिक्स कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि उसके होने या ना होने से तुम्हारी लाइफ पर उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम एक वीक बिना कुकिंग ऑयल के नहीं रह सकते। मतलब अगर तुम ऑयल सेल कर रहे हो तो तुम एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जिसका डिमांड हर घर में डेली है, और जहाँ डेली डिमांड होती है वहाँ रिपीट ऑर्डर्स और स्टेबल अर्निंग भी होता है। लेकिन फिर भी इंडिया में लोग ट्रेंडी बिजनेसेस चेस करते हैं, सैचुरेटेड मार्केट्स में घुसते हैं जहाँ पहले से बहुत लोग हैं। जैसे पर्सनल ब्यूटी में आज बहुत लोग एंटर कर रहा है क्योंकि ये बाहर से बहुत कूल लगता है। ये लोग पैशनेट होते हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर, लेकिन ऐसे पैशनेट लोग बहुत है इस कैटेगरी में, और मार्जिन हाई कंपटीशन की वजह से ना के बराबर। आज ज्यादातर ऐसी कंपनी या तो लॉस में रन कर रहा है या फिर पैकअप हो गया है। लेकिन रियल बिजनेसमैन कहाँ पैसे बना रहा होता है? उन इंडस्ट्रीज में जहाँ कंपटीशन कम हो और डिमांड कांस्टेंट हो। वो फ्लैशी स्टार्टअप्स बोरिंग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। आज तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम भी नेक्स्ट बिग स्टार्टअप ढूंढ रहे हो, लेकिन ऑनेस्टली नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी बोरिंग में है, और मैंने ऐसे 10 बोरिंग बिजनेस प्रॉपर रिसर्च करके तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तो अच्छे से देखना, और अगर एक बार में समझ में ना आए तो रिपीट में देख सकते हो। फर्स्ट, वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग। जिस बिजनेस को लोग कचरा बोलकर इग्नोर करते हैं, वही बिजनेस क्वाइटली करोड़ प्रिंट कर रहा है। डेटा देखो, इंडिया का वेस्ट मैनेजमेंट मार्केट 2024 में अराउंड $64.5 बिलियन का था, और एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 2033 तक $118.9 बिलियन टच कर सकता है। मतलब सिर्फ 9 साल में ऑलमोस्ट डबल। और इंटरेस्टिंग पार्ट, ये कोई हाइप ड्रिवन इंडस्ट्री नहीं है, ये डेली प्रॉब्लम है। जितने सिटीज ग्रो करेगा, फैक्ट्रीज बढ़ेगा, ई कॉमर्स बढ़ेगा, प्लास्टिक यूसेज इंक्रीज होगा, उतना वेस्ट भी इंक्रीज होगा। और जहाँ डेली अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम होता है, वहाँ लॉन्ग टर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी होती है। प्लास्टिक और मेटल रिसाइकलिंग में नेट मार्जिन 25 से 40% तक जा सकता है। लेकिन ये स्टार्ट कैसे करना है? इंटरेस्टिंग बात यह है, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए करोड़ की फंडिंग जरूरत नहीं होती। स्मॉल स्केल कलेक्शन और रिसाइकलिंग सेटअप जहाँ 5 से 10 लाख इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट हो सकता है, और ज्यादातर ऑपरेशंस 1 से 5 लाख मंथली रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। जीटेक इंडिया कंपनी ने रिसेंटली 41.99 करोड़ क्वार्टरली सेल्स किया, जिसमें 7.62 करोड़ नेट प्रॉफिट था, मतलब अराउंड 18% नेट मार्जिन। और बिजनेस क्या था? वेस्ट कलेक्शन और मैनेजमेंट। लेकिन अभी ये अपॉर्चुनिटी और भी बड़ा क्यों हो रहा है? इंडिया में अब ईपीआर रूल, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्रेसिव पुश किया जा रहा है। सिंपल लैंग्वेज में, अगर कोई कंपनी प्लास्टिक या पैकेजिंग यूज करती है तो लीगली उसे इंश्योर करना पड़ेगा कि वो जो वेस्ट क्रिएट कर रहा है वो प्रॉपर्ली रिसाइकल हो। मैन्युफैक्चरर्स, ब्रांड, फैक्ट्रीज ये काम खुद नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो अब रिसाइकलिंग पार्टनर्स एक्टिवली ढूंढ रहे हैं। और इसी वजह से वेस्ट मैनेजमेंट फ्यूचर में ऑप्शन इंडस्ट्री नहीं रहेगा, बल्कि नेसेसरी इंडस्ट्री बनने वाला है। ज्यादातर लोग अभी एआई स्टार्टअप चेस कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग क्वाइटली कचरा प्रोसेस करके मिलियनर बन रहे हैं। सेकंड, पैकेजिंग बिजनेस। सुनने में बोरिंग लगता है, लेकिन एक सिंपल चीज नोटिस करो। आज तुम जो भी ऑर्डर करते हो, Amazon, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, मेडिसिन, स्किन केयर, फूड डिलीवरी, सब पैकेजिंग यूज करता है। मतलब ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, एफएमसीजी ब्रांड जब ग्रो करता है तब पैकेजिंग डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ती है। और इसी वजह से इंडिया का पैकेजिंग मार्केट 2025 में अराउंड $101 बिलियन का था, और 2030 तक $169 बिलियन क्रॉस कर सकता है। और इंटरेस्टिंग बात, पैकेजिंग ऑलरेडी इंडिया इकोनॉमी का 5th लार्जेस्ट सेक्टर है, लेकिन फिर भी लोग इस इंडस्ट्री को इग्नोर करता है क्योंकि ये इंस्टाग्राम पे कूल नहीं लगता। अब इसका मार्जिन कितना है सुनो। मार्जिन इसका 15 से 30% है। और सबसे पावरफुल चीज, रिपीट ऑर्डर्स। एक बार कोई ब्रांड तुमसे पैकेजिंग लेना स्टार्ट करे तो वो रोज नए कस्टमर्स की तरह डिसअपीयर नहीं होता है। उसे हर शिपमेंट के लिए, हर ऑर्डर के लिए, हर प्रोडक्ट के लिए पैकेजिंग मस्ट है। मतलब वो ब्रांड अगर तुमसे एक बार प्रोडक्ट खरीदता है और उसे क्वालिटी सेटिस्फैक्टरी लगती है तो हाई चांसेस है कि वो तुमसे रिपीट ऑर्डर ले सकता है। ये अपॉर्चुनिटी अभी क्यों है? एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं 2026 से 2028 बेस्ट एंट्री विंडो हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिमांड सप्लाई से फास्टर ग्रो कर रही है। सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि मार्केट में काम ज्यादा अवेलेबल है, प्लेयर्स कम है। ये स्टार्ट कैसे होता है? स्मॉल पैकेजिंग यूनिट 1.5 से 4 करोड़ इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट हो सकता है, और एक मीडियम यूनिट भी मंथली रिपीट ऑर्डर्स, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, स्टेबल कैश फ्लो जनरेट कर सकता है। थर्ड बिजनेस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। ये इंडिया का ओल्ड स्कूल और सबसे बोरिंग बिजनेस में से एक है। सैंड, सीमेंट, ब्रिक्स, स्टील, एग्रीगेट, कोई ग्लैमर नहीं। इंडिया अभी एग्रेसिवली बिल्ड कर रहा है। हाईवेज, एयरपोर्ट्स, मेट्रोज, फैक्ट्रीज, वेयरहाउसेस, स्मार्ट सिटीज, और इन सब को चाहिए मटेरियल्स। मतलब जब तक इंडिया बिल्ड करेगा तब तक इस बिजनेस का डिमांड रहेगा। ये मार्केट कितना बड़ा है? इंडिया कंस्ट्रक्शन मार्केट 2025 में अराउंड $0.74 ट्रिलियन का है। इंडिया में कंस्ट्रक्शन मार्केट 2025 में अराउंड $0.74 ट्रिलियन था, और 2031 तक $1.1 ट्रिलियन होगा। ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, और गवर्नमेंट अकेले 11 लाख करोड़ प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर पुश कर रहा है। ज्यादातर लोग बिल्डर बनना चाहते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट पैसा सप्लायर्स बना रहे होते हैं। एक ट्रस्टेड लोकल सप्लायर बिल्डर को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को मटेरियल सप्लाई करता है, जिसका मंथली टर्नओवर 50 लाख से 2 करोड़ होता है, और मार्जिन 8 से 15%। ये वॉल्यूम बिजनेस है, लेकिन वॉल्यूम मैसिव है। सबसे बड़ा एडवांटेज, इंडस्ट्री फ्रेगमेंटेड है।
मतलब एक लोकल प्लेयर्स भी अपने एरिया का डोमिनेंट सप्लायर बन सकता है। और वंस ट्रस्ट बिल्ड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑटोमेटिकली आता रहता है। फोर्थ बिजनेस, फूड सप्लाई चेन। इंडिया में ये सेक्टर में अपॉर्चुनिटी भी है और प्रॉब्लम भी, क्योंकि इंडिया में फूड प्रोडक्शन मैसिव है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ब्रोकन है। हर साल $926 बिलियन वर्थ फूड सिर्फ स्टोरेज प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्ट इश्यूज, इनएफिशिएंट सप्लाई चेन की वजह से वेस्ट हो जाता है। मतलब प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और जहां मैसिव इनएफिशिएंसी होता है वहां बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी होता है। काम क्या है? सिंपल, फार्मर से बाय करो, प्रॉपर्ली स्टोर करो, सिटीज में सप्लाई करो, रेस्टोरेंट, होटल्स, रिटेलर्स को सेल करो। साउंड सिंपल, लेकिन इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड फूड डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी वीक है, स्पेशली टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में। और वही अपॉर्चुनिटी है। कोल्ड चेन मार्केट ऑलमोस्ट डबल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है बाय 2027, क्योंकि फ्रोजन फूड, क्विक कॉमर्स, फूड डिलीवरी रैपिडली इंक्रीज हो रहा है और इन सबको कोल्ड स्टोरेज चाहिए। गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। PMKSY स्कीम के थ्रू कोल्ड चेन प्रोडक्ट्स को ग्रांट मिल रहा है। मतलब गवर्नमेंट भी चाहती है कि इंडिया का फूड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो। फिफ्थ बिजनेस, फैसिलिटी मैनेजमेंट। फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड कॉमर्स एंड क्लीनिंग। ये बिजनेस ग्लैमरस बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन एक बार सोचो, मॉल्स, ऑफिसेज, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स रोज क्लीन होने ही चाहिए। मतलब डिमांड डेली है। बिजनेस मॉडल पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये वन टाइम बिजनेस नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस है। एक कॉर्पोरेट क्लाइंट साइन हुआ मतलब 2 से 3 साल तक प्रेडिक्टेबल इनकम। 5 क्लाइंट्स मिल गए मतलब मंथली 10 से 25 लाख रेवेन्यू कंफर्म, और इसमें मार्जिन 20 से 25% होता है। और बेस्ट पार्ट, रोज नए कस्टमर्स ढूंढने की नीड कम होती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म होता है। सिक्स्थ बिजनेस, लॉजिस्टिक्स एंड लास्ट माइल डिलीवरी। आज इंडिया में ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, मेडिसिन डिलीवरी सब एक्सप्लोर कर रहा है, और हर ऑर्डर के पीछे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क होता है। इंडिया लॉजिस्टिक्स मार्केट $389 बिलियन का है, और क्विक कॉमर्स 70 से 80% CAGR से ग्रो कर रहा है। अब रियल अपॉर्चुनिटी कहाँ है? बिग कंपनीज, रूरल एरियाज, स्मॉल रूट्स, टायर 2 रीजन्स प्रॉपर्ली कवर नहीं कर पाती, और वही गैप लोकल ऑपरेटर्स फिल करता है। एक बंदा 3 टेम्पो से स्टार्ट करता है, स्लोली लोकल कॉन्ट्रैक्ट्स, ई कॉमर्स टाई अप, डिलीवरी रूट्स बिल्ड करता है, और स्केल पॉसिबल हो जाता है। सेवेंथ बिजनेस, पेस्ट कंट्रोल। ये उन बिजनेस में से है जहाँ कॉम्पिटिशन सरप्राइजिंगली लो है, क्योंकि ज्यादा लोग कॉकरोच और टर्माइट का बिजनेस स्टार्ट करना ही नहीं चाहते। लेकिन होम्स, ऑफिस, रेस्टोरेंट, वेयरहाउस सबको पेस्ट कंट्रोल चाहिए रेगुलरली। AMC कॉन्ट्रैक्ट मतलब ईयरली रिकरिंग पेमेंट, और मार्जिन 40% तक, एंड स्टार्टअप कॉस्ट बहुत ही कम। नेक्स्ट बिजनेस, ऑर्गेनाइज्ड लॉन्ड्री। इंडिया लॉन्ड्री मार्केट 50,000 करोड़ का है। ऑर्गेनाइज सेगमेंट 35% की रेट से एनुअली ग्रो कर रहा है, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स, हॉस्टल्स, अर्बन अपार्टमेंट्स रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। मॉडल सिंपल है, पिकअप, वॉश, आयरन, डिलीवरी। सिंपल लेकिन रिकरिंग। एक कस्टमर ने अगर ये हैबिट बना लिया तो रिपीट ऑर्डर्स कंटिन्यूअसली आते हैं। नेक्स्ट, एसी सर्विसिंग एंड रिपेयर। आज इंडिया में करोड़ में नए एसी सेल हो रहा है, लेकिन टेक्नीशियंस इनफ नहीं है। मतलब डिमांड सप्लाई से फास्टर ग्रो कर रहा है। तो अपॉर्चुनिटी कहाँ है? एक स्किल टेक्नीशियन 800 से 1500 पर विजिट चार्ज करता है, और वंस टीम बिल्ड हो गई तो ये सर्विस बिजनेस स्केल हो सकता है, क्योंकि हर एसी इंस्टॉलेशन, सर्विसिंग, रिपेयर फ्यूचर रिकरिंग डिमांड क्रिएट करता है। मतलब अगर कोई इंस्टॉलेशन के लिए आता है तो चांसेस है कि रिपेयर या सर्विसिंग के लिए कस्टमर उसे दोबारा रीच आउट करेगा। नेक्स्ट बिजनेस, क्लोथिंग, टैक्स एंड इंडस्ट्रियल सप्लाईज। ये शायद इस लिस्ट का मोस्ट अनएक्सपेक्टेड बिजनेस है, क्योंकि जब लोग बिजनेस के बारे में सोचते हैं वो क्लोथिंग ब्रांड, फैशन स्टार्टअप, लग्जरी डिजाइन सोचते हैं। लेकिन एक सिंपल चीज नोटिस करो, हर कपड़े के साथ टैग्स, लेबल्स, पैकेजिंग, बटन्स, बारकोड, स्टिकर्स लगता है। और इंटरेस्टिंग बात, कस्टमर ब्रांड नोटिस करता है, लेकिन बैक एंड इंडस्ट्री सप्लायर्स को नोटिस नहीं करता है। रियल एग्जांपल देखो, एक कंपनी सिर्फ क्लोथिंग टैग्स और लेबल्स बनाती है, वो टाइनी फैब्रिक पीसेस जिन्हें मोस्ट लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इसमें बिजनेस कितना होता है? अराउंड 75 करोड़ एनुअली। 75 करोड़ सिर्फ टैक्स से। और ऑनेस्टली ये सुन के पहले फनी लगता है, लेकिन जब तुम बिजनेस को डीपली समझते हो तब रियलाइज होता है कि बोरिंग बिजनेस पावरफुल क्यों होता है। ये बिजनेस वर्क क्यों करता है? क्योंकि हर गारमेंट मैन्युफैक्चरर को टैक्स चाहिए, रिकरिंग ऑर्डर्स होते हैं, बल्क क्वांटिटी में काम होता है, लॉन्ग टर्म वेंडर रिलेशनशिप बनता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपटीशन बहुत कम होता है, क्योंकि कोई लिंक्डइन में प्राउडली नहीं बोलता कि फाउंडर ऑफ क्लोथिंग टैग कंपनी। और इसी वजह से हाइप कम, कंपटीशन कम, लेकिन स्टेबल क्लाइंट्स ज्यादा। और ये बोरिंग बिजनेस का रियल पावर है। तुम फाइनल प्रोडक्ट नहीं, इकोसिस्टम सप्लाई कर रहे होते हो, और इकोसिस्टम बिजनेस ऑफन लॉन्गर सर्वाइव करता है, स्टेबल कैश फ्लो जनरेट करता है, लेस ट्रेंड डिपेंडेंट होता है। लेकिन बोरिंग बिजनेस का सक्सेस रेट हाई क्यों होता है? इन 5 रीजंस की वजह से। पहला, लो कंपटीशन। एक पैकेजिंग फैक्ट्री का कोई इंस्टाग्राम नहीं होता, एक वेस्ट रिसाइकलर का कोई यूट्यूब चैनल नहीं होता, एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायर का कोई पॉडकास्ट नहीं होता। मतलब जो फील्ड बोरिंग लगती है वहाँ क्राउड नहीं होता है, और जहाँ क्राउड नहीं वहाँ तुम्हारा कस्टमर सिर्फ तुम्हारा होता है। स्टार्टअप में 1000 कॉम्पिटिटर्स है तुम्हारे, और बोरिंग बिजनेस में एक ही सिटी में 2 से 3। सेकंड, रिकरिंग रेवेन्यू। एक पैकेजिंग कंपनी ने एक FMCG ब्रांड को साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का, हर महीने सेम ऑर्डर, सेम क्वांटिटी, सेम इनवॉइस। स्टार्टअप में हर महीने नया कस्टमर ढूंढना पड़ता है। बोरिंग बिजनेस में एक बार क्लाइंट पकड़ा तो सालों तक इनकम गारंटीड। यही फर्क है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में। थर्ड, रिसेप्शन प्रूफ। 2020 में कोविड आया, रेस्टोरेंट बंद, मॉल्स बंद, लेकिन क्या ये सब बंद हुआ? कचरा उठाना नहीं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई नहीं, फूड सप्लाई चेन नहीं, पैकेजिंग नहीं, क्योंकि ये एसेंशियल सर्विसेज है। लोग लग्जरी बंद कर सकता है, एसेंशियल सर्विसेज कभी बंद नहीं होती। मतलब जब पूरी इकोनॉमी हिलती है, बोरिंग बिजनेस तभी चलता है। फोर्थ, गवर्नमेंट डायरेक्टली हेल्प कर रहा है। ये पॉइंट लोग मिस करते हैं। कंस्ट्रक्शन में $133 बिलियन गवर्नमेंट स्पेंड कर रहा है सिर्फ एक बजट में। फूड सप्लाई चेन में
PMKSY स्कीम 6198 करोड़ ग्रांट्स और सब्सिडीज। वेस्ट मैनेजमेंट में EPR मैंडेट्स, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स लीगली बाउंड है तुमसे डील करने के लिए। गवर्नमेंट सस्टेनेबल पैकेजिंग पुश, डिमांड आर्टिफिशियली हाई कर रही है। मतलब स्टार्टअप में अकेले फाइट करनी पड़ती है मार्केट से, बोरिंग बिजनेस में गवर्नमेंट तुम्हारे साथ खड़ा है। और जब गवर्नमेंट सपोर्ट और मार्केट गारंटीड होती है। फिफ्थ, एसेट बिल्डिंग, जो लोग मिस करते हैं। एक IT कंपनी बंद हो जाए क्या बचता है? कुछ नहीं। एक पैकेजिंग फैक्ट्री बंद हो जाए, मशीनरी बची, लैंड बची, कॉन्ट्रैक्ट्स बचे, ब्रांड बची, सब कुछ सेलेबल है। मतलब बोरिंग बिजनेस में हर साल इन्वेस्ट करते हो, हर साल एसेट वैल्यू बढ़ती है, 5 साल बाद बिजनेस सेल करो, इनकम करोड़ में। जो बिजनेस बोरिंग लगता है उसकी एग्जिट वैल्यू हमेशा हायर होती है, क्योंकि ये टेंजिबल एसेट्स होता है। IT स्टार्टअप वैल्यूएशन पे बिकता है, बोरिंग बिजनेस रियल एसेट्स पे बिकता है, और रियल एसेट्स कभी भी जीरो नहीं होता। तो बोरिंग बिजनेस का सक्सेस रेट हाई होता है, क्योंकि ये सिस्टम के साथ चलता है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं, कंपटीशन से डरता नहीं, बस चलता रहता है और पैसे देता रहता है। तो बोरिंग बिजनेस सिर्फ छोटे लोगों का ऑप्शन नहीं, ये मिलियनर्स का सीक्रेट है। इंडिया में मिलियनर्स फैंसी ऑफिसेस में नहीं बनते हैं, वो बोरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते करते बनते हैं। ऐसे स्मार्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो और ये वीडियो देखो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।